वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट फाइनली कंप्लीट हुआ। उसकी कंप्लीट कवरेज जो है वो डेलीगेट ने आपके सामने लगातार प्रेजेंट की और उम्मीद है कि हमारा जो कवरेज है वो आपको पसंद आया होगा। जिस तरह से बारीकी से हमने एनालिसिस और मैच प्रीव्यूज हर तरह से आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सारी कवरेज पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब चलते हैं इमर्जिंग एशिया कप की तरफ। इमर्जिंग एशिया कप जो टूर्नामेंट है, इससे पहले आपको बताया उसके क्या इमर्जिंग एशिया किस तरह का टूर्नामेंट है, किस वजह से टूर्नामेंट खेला जाता है, शेड्यूल वगैरह, टाइमिंग्स, वेन्यू, वेदर रिपोर्ट, कंप्लीट एक अपडेट जो है वो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है इमर्जिंग एशिया कप के रिलेटेड। उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिए। इमर्जिंग एशिया की प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं। जो भी इमर्जिंग एशिया कप से रिलेटेड वीडियोस आएंगी डेलीगेट में वो सीधे प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और इमर्जिंग एशिया कप से रिलेटेड जो भी वीडियोस डेलीगेट ने अपलोड किए होंगे वो आप वहां से देख सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने मिस आउट किया है एक बार इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देखिएगा। अब बात करते हैं स्क्वाड्स की। 3 एशिया टीम्स यहाँ खेलने वाली हैं, ओमान, यूएई और नेपाल। ओमान और यूएई जो है वो उन्होंने कहा है कि अपने ए स्क्वाड्स को भेजने वाले हैं और नेपाल की कहीं ना कहीं फर्स्ट 11 नहीं जा रही है। लेकिन नेपाल ने इसमें कई सारे यंग प्लेयर्स को मौका दिया है। कुछ प्लेयर्स बाहर कुछ लीग्स वगैरह खेलने गए, कुछ को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह पर यहाँ पर कुछ यंग प्लेयर्स को ट्राई किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि उन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं मौका मिला है। ओमान और यूएई का जो स्क्वाड है उनका हम वेट करते करते थक गए। हमें लगा कि चलिए उनकी स्क्वाड आएगी तो तीनों की एक साथ कहीं ना कहीं स्क्वाड एनालिसिस लेकर बैठेंगे। लेकिन हमने सोचा ऐसा टाइम भी निकल रहा है, 10 तारीख कहीं ना कहीं आज कंप्लीट होने को आ गई है, 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। जैसे ही ओमान यूएई की आएगी तो उनकी भी स्क्वाड एनालिसिस लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन जो आ गई है कम से कम उस पर तो बात शुरू कर दी जाए, कवरेज शुरू कर दी जाए। सबसे पहले नेपाल की स्क्वाड है इस इमर्जिंग एशिया कप के लिए, वो बताइए वो क्या है, फिर जरा डिस्कशन की तरफ चलते हैं। जरूर देखिए, स्क्वाड की बात करें तो कुशल बुर्देल, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, रोहित पटेल कप्तान के रूप में सेम, कुशल मल्ला, आरिफ शेख, माफ कीजिएगा पवन शराफ, जी हाँ पवन शराफ आ गए हैं यहाँ पर, देव खनल, गुलशन झा, सोमपाल कामी, भीम शार्की, श्याम ढकल, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी, किशोर महातो, संदीप सोरा और सूर्य तमांग। तो ये 16 जनों की स्क्वाड है जो कि क्या नेपाल की जा रही है श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप खेलने की। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड आपके सामने हमने डाली कि आखिर स्क्वाड जो है किस तरह की रहने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एनालिसिस स्क्वाड एनालिसिस को कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग सेक्शंस बनने बांटा है, उस हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेरिएशंस देखें तो उस लिहाज से किस किस तरह से रखा गया है, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग ऑप्शन, ऑलराउंडर ऑप्शन, इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। नहीं जरूर देखिए, मैं बॉलर्स का ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, आप बाकियों का जरूर समझाइएगा यहाँ पर। तो अगर आप बॉलर्स के देखें तो यहाँ पर 6 बॉलर्स लिए गए हैं, जी हाँ टोटल अगर हम बॉलर्स को देखेंगे। फिर इसके अंदर भी 3 पेसर है, 3 स्पिनर है। यहाँ पर इस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा डेलीगेट आपको कि 6 बॉलर्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोमपाल कामी है, उसके बाद आप देखेंगे श्याम ढकल है, प्रतीश जीसी है, ललित राजवंशी है, किशोर महातो है, सूर्य तमांग है। तो 6 बॉलर्स यहाँ लिए गए हैं, जिसमें कि पेसर है सोमपाल, आपके प्रतीश जीसी है, किशोर महातो पेसर के रूप में है। स्पिनर के रूप में अगर आप देखेंगे तो ललित राजवंशी, सूर्य तमांग और श्याम ढकल, यहाँ पर 3 स्पिनर हो जाते हैं। तो 2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, सोमपाल और किशोर, और एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है जो कि आपके प्रतीश जीसी है। वहीं पर स्पिनर्स में भी थोड़ा वेरिएशन जरूर है, आप देखेंगे थोड़ा लेग स्पिनर है श्याम ढकल, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है आपके ललित राजवंशी, और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पर आपके सूर्य तमांग। तो कुछ डिफरेंट माफ कीजिएगा ऑप्शंस भी यहाँ पर है। बस एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो टीम में थोड़ा है नहीं, अगर ऑलराउंडर ही है जो वो बॉलिंग करा सकते। जी हाँ, वो ऑलराउंडर कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन वेरिएशंस पे फिर भी ध्यान देने की कोशिश की गई है और ऐसे लड़के को यहाँ पर डाला गया है जो डेफिनेट अलग अलग वेरिएशंस के यहाँ पर है। और बात आगे जरूर करेंगे कि 3 बॉलर्स और 3 बैट्समैन वो जिनको बहुत ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए। ओवरऑल तो इन 16 के 16 प्लेयर्स को यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा है, लेकिन फिर भी 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, उनके बारे में आगे जरूर बात करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन अब यहाँ बैट्समैन की बात करते हैं। 7 बैट्समैन यहाँ पर इंक्लूड किए गए जो प्योर प्रॉपर बैट्समैन है, रेयरली वो बॉलिंग कराते हुए हमें नजर आते हैं। कुशल बुर्देल, आसिफ शेख, अर्जुन सौद, और यहाँ पर देखें रोहित पटेल, और अगर मैं आपको देव खनल, भीम शार्की और संदीप सोरा, ये जो 7 बैट्समैन हैं ये कहीं ना कहीं बैट्समैन कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन इसमें से हो जाते हैं, वो है आसिफ शेख और अर्जुन सौद। ये दोनों कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग के ऑप्शंस भी बेहतर टीम के लिए हो जाते हैं। तो ये बात हो गई बैट्समैन की। यहाँ पर ऑलराउंडर्स की जो कैटेगरी है, एंड ऑलराउंडर्स 3 आखिर कौन कौन से पिक किए गए? नहीं जरूर देखिए, ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पवन शराफ एक हो जाते हैं, गुलशन झा यहाँ दूसरे ऑलराउंडर है, वहीं तीसरा ऑलराउंडर है कुशल मल्ला। तो ये 3 ऑलराउंडर्स यहाँ पर इस
टीम में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग वेरिएशन के भी हैं। थोड़ा बॉलिंग में भी अगर आप देखें, गुलशन झा है राइट आर्म, कुशल मल्ला है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पवन शराफ है राइट आर्म ऑफ स्पिनर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशन भी है ऑलराउंडर में भी, पर बैटिंग ऑलराउंडर्स यहाँ पर जरूर है। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कि हमने आपको डिवीजन करके बताया कि किस किस तरह से प्लेयर्स लिए गए हैं, किस किस वेरिएशंस के हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की। अब यहाँ पर देखने वाली बात एक ये भी है कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में प्लेयर्स खेले थे, जो नहीं खेले थे, मानिए उसके पहले जो बाहर वाले प्लेयर्स थे जिन्हें बाहर से इंक्लूड किया गया, वो जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो पवन शराफ, देव खन्ना, श्याम डकल, संदीप जोरा और सूर्य तमाम, इन 5 प्लेयर्स को कहीं ना कहीं मौका दिया गया इस इमर्जिंग एशिया कप में। ये एक बेहतर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डेलीगेट जरूर कहना चाहेगा कि आपके जहन में, आप बहुतों के जहन में ये चीज़ होगी कि उनको मौका मिलना चाहिए था, उनकी जगह पर ये आ सकते होंगे। लेकिन देखिए, ये तो दिक्कत तो रहने ही वाली है, बिल्कुल ये दिक्कत रहने ही वाली है। अगर आप इस मुट्ठी में एक मुट्ठी भरकर रेत लेंगे तो ऐसा नहीं कि वो रेत सारी की सारी आप तक रहेगी, आप जितना कसते जाएंगे रेत थोड़ी थोड़ी गिरती चली जाएगी। तो सारा रेत तो आप एक साथ कवर, ऐसे ही पानी के साथ भी होता है। तो ये चीज़ है। अब आप सोचेंगे हमने देव को लिया, अरे उसको लेना चाहिए था, अरे वो मिस हो गया, अरे अब वो मिस हो गया, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी हैं, प्लेयर्स तो पूल काफ़ी है। बस इसीलिए दिल्ली क्रिकेट हमेशा ये आवाज़ उठाता रहा है, और हम फिर से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कैन से कि प्लीज़ एक बेहतर डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट कराने की कोशिश करिए। डोमेस्टिक मैचेस, डोमेस्टिक टूर्नामेंट अगर प्लेयर्स को लगातार मिलते रहेंगे तो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि अरे वो कितने टाइम से क्रिकेट से बाहर है, अरे वो कितने टाइम से क्रिकेट से बाहर है। छोटे मोटे T20 वगैरह टूर्नामेंट्स आप खेलते हैं, उससे आप बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको डोमेस्टिक पर ध्यान देना होगा। और हैरानी भी होती है कि आखिर क्रिकेट बोर्ड सब चीज़ों पर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ बार बार क्यों आखिर खाली छूट रही है? डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? कोच सर को भी लगभग 5 महीने हो गए, देखना चाहेंगे कोच सर कितना प्रेशर डालते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नेपाल बिल्कुल भी नजरअंदाज करता रहता है, और अभी भी वही जो दिक्कत है वो चालू है। इन लड़कों को 5-5, 6-6 महीने तक घर में बैठे रहना, और फिर अचानक से ऐसे में अब आप सोचिए इमर्जिंग एशिया कप में इन 5 लड़कों, मैं इन 5 लड़कों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये 5 लड़के आए, इनमें मैचेस मिले, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद वो फिर जाकर बैठ जाएंगे, या फिर कोई T20 वगैरह टूर्नामेंट लोकल में कोई टूर्नामेंट्स होंगे तो वो खेलने ले जाएंगे, क्योंकि एशिया कप में ये तो नहीं कि ये 5 में से बहुत सारे प्लेयर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है संदीप, दीपेंद्र, करण, ये सब प्लेयर्स तो ज्ञानेंद्र आएंगे, तो ये सब प्लेयर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वाड में आ जाएंगे, तो वापस से इन प्लेयर्स की जगह जो है छूट जाएगी। तो ये लड़के जो है फिर आखिर करेंगे क्या? तो ये एक डोमेस्टिक का मुद्दा जो लगातार उठाता है और आगे भी उठाते रहेंगे, और आज फिर हम कह रहे हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करिए, कुछ टूर्नामेंट्स बड़े लेवल कर, हाई लेवल के और हाईली टफ लेवल के जो है डोमेस्टिक पे तैयारी जरूर करिए। इन प्लेयर्स का जो फ्यूचर है वो उस पर कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहेगा, वो लगातार डोमेस्टिक तो खेलते रहेंगे। एंड क्या कहेंगे आप, क्योंकि दिक्कत वही रहेगी, आप सोचेंगे इनको ले लिया लेकिन कमल सिंह ऐरी छूट गए, उनको ले लिया लेकिन वो छूट गए, कोई ना कोई तो छूटेगा। इससे क्या है, एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है जब नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं आप, देखिए स्टेट लेवल की वो बात अलग है कि आप किस प्रोविंस से या किस लोकली खेल रहे हैं, वो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जब नेशनल टूर्नामेंट होता है जो कैन ऑर्गेनाइज कराया उसे, वो बहुत बेहतर है। और इससे एक चीज़ और रहती है कि प्लेयर्स को होप रहती है कि हाँ, उम्मीद रहती है कि चलिए हम यहाँ अच्छा करेंगे तो शायद नेशनल टीम में हमारा कॉल अप हो जाए, तो इससे होप खुला रहता है, दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक ही नहीं होगा, जो बोर्ड की तरफ से है, नेशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं होंगे, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कोई एक T20 टूर्नामेंट स्टेट लेवल के या प्रोविंस के लेवल पर हो रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इन लड़कों की होप खत्म हो जाएगी और ये लड़के अपना करियर ढूंढने के लिए कहीं और चले जाएंगे, कोई और करियर ढूंढेंगे। जो नेपाल में हमने हमारे सामने भी काफ़ी न्यूज़ आई है, हमसे छुपी नहीं है ये न्यूज़ कि काफ़ी न्यूज़ आई है, लेकिन और हर देश में ऐसा होता है कि यार यहाँ मौका नहीं मिल रहा तो कहीं और चले गए, लेकिन वो मौका ना मिलने की वजह से चले जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कि वहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन नेपाल में थोड़ा सा इस पर कैन को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा लगा क्रिकेट खेलने चाहिए, बस क्रिकेट खेलें, उम्मीद करेंगे अच्छा डोमेस्टिक अगर हो, थोड़ा कोच सर भी ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा आपने, होप खो देंगे ये लड़के अगर खाली इमर्जिंग कप खेलने के बाद फिर इनको बैठना पड़ गया। बिल्कुल, बस यही अभी एक्साइटेड है, चलिए हम खेलने जा रहे हैं श्रीलंका, लेकिन उसके बाद क्या? आप सोचिए, लाइमलाइट नेशनल टीम की तरफ चली जाती है, सबकी फैंस की भी, लेकिन ये चीजें छूट जाती है कि अब वो जो लड़के हम इमर्जिंग कप के जो वापस रह गए उनका क्या? अब वो फिर से किसी प्रोविंस के जाके T20 को टूर्नामेंट वगैरह खेलेंगे, क्या सिर्फ उसी से उन्हें खुश रहना पड़ेगा? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और वो बिजी रहे इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स की अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो ये नहीं कि हाँ उस प्रोविंस में एक टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पर ऐसे भी पवन शराफ को हमने देखा है टूर्नामेंट वो खेल कर आए, शायद वहाँ टॉप स्कोर तो ले लिया गया। अब ये भी नहीं, आपको खुद बड़े लेवल पर अच्छे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ एक टफ कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ये और लगातार कहीं ना कहीं मैचेस होने चाहिए डोमेस्टिक लेवल पर 3-4, 4-5 महीने बाद, तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि साल
साल में एक बार आप आए, 15 दिन के लिए खेले, फिर डोमेस्टिक खत्म। नेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। ओवरऑल वो भाई आपस से कहेंगे, आप ये सोच रहे होंगे उनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए, तो वही दिक्कत है, आप उनको लेंगे तो ये छूटेंगे, उनको लेंगे तो वो छूटेंगे, कोई ना कोई तो छूटेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड को अगर हम देखें तो बेहतर है, नहीं बेहतर है। बैट्समैन लिए गए हैं, ऑलराउंडर्स लिए गए हैं, जी हाँ स्टिक है, कुछ प्लेयर्स वहाँ पर सीनियर्स भी हैं, उसके बाद स्पिनर्स लिए गए हैं, पेसर्स लिए गए हैं। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, 3 ऐसे नाम, डेफिनेटली सबको यहाँ परफॉर्म करना है, सबको प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन 3 ऐसे नाम जो आपको लगता है कि इन्हें और ज़्यादा कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि शायद देर सवेर इन 3 बॉलर्स, इन 3 टाइप के वेरिएशंस के बॉलर्स की आने वाले वक्त में नेपाल टीम को जरूरत पड़ सकती है। अभी ना सही, आने वाले वक्त में। ये जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो आपके प्रतीश जीसी हैं, दूसरे किशोर महातो हैं और तीसरे हैं श्याम ढक्कल। इन तीनों को स्पेसिफिकली तैयारी जोरों पर करनी चाहिए जब ऐसे मौके मिले कभी भी। जैसे अभी किशोर महातो को मौका मिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, प्रतीश जीसी को मौका मिला, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपने जो परफॉर्मेंस से एक छाप छोड़े, एक मार्क छोड़ के जाए। तो ऐसे ही श्याम ढक्कल का भी ये जरूर होना चाहिए। इन तीनों बॉलर्स का यहाँ पर एक अपने ऊपर ये प्रेशर इन पर आना चाहिए, इनको लेना चाहिए और ज़्यादा कि हमारे ऊपर गेम है, हमारे ऊपर मैच है, हमारे ऊपर टीम टिकी हुई है। उम्मीद करेंगे कि इन तीनों को मौके भी मिले, मैच भी मिले, मैं प्लेइंग 11 में मौका भी मिले, बस यही देखना है। जरूर, और फ्यूचर तो है, ये डेफिनेटली फ्यूचर है और जरूर होंगे, और देखना होगा बस कि डोमेस्टिक को ऐड करना होगा, बिल्कुल करना, मामला खराब ना हो जाए। जरूर जब ये टीम से बाहर जाएंगे, क्योंकि जाना तो कभी ना कभी पड़ेगा ही कि कोई एक प्लेयर जाए, क्योंकि मेन प्लेइंग 11 तो आपको भी पता है। जरूर कोई अभी कोई सीरीज वीरीज हुई या बड़ा कोई मैच हुआ, एशिया कप ही हुआ मान के चलिए, मेन प्लेइंग 11 तो आपको ही पता है, फिर ये सब लड़के बाहर ही बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, तो तैयारी वो होनी चाहिए कि चलिए यहाँ पर आप गए हैं, लेकिन हमारे जो घर में है वहाँ डोमेस्टिक चल रहा है, बोर्ड ने ऑर्गेनाइज कराया है, 50 ओवर का टूर्नामेंट है, आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। क्यों? अब 50 ओवर का होगा तो और बेहतर होगा, क्योंकि ये सब लड़के जो है वो 50 ओवर क्रिकेट में जा, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 50 ओवर का खेलते हैं एसोसिएट की टीम्स, तो उनको ये आदत डलवानी होगी बजाय 20 ओवर की। 20 ओवर में आप आए दिन कुछ ना कुछ हो सकता है, उससे पहले आपने कोई एक प्रैक्टिस रखवा लिया, 1 महीने में काम चल जाएगा। 20 गेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन 50 ओवर गेम वो एक्सपीरियंस मांगता है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है 50 ओवर का चाहिए होता है वो सब गेम्स खेलने के। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमने सोचा था कि इस वीडियो में ये जरूर कहेंगे कि फोकस आप वापस से डोमेस्टिक में जरूर करिए, कुछ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश करिए। ये लड़के आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि चलिए 5-6 लड़के यहाँ पर नए लिए गए, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप के बाद क्या? बिल्कुल सर, टीम का तो पता है एशिया कप जा रही है वगैरह वगैरह, सितंबर में एशियन गेम्स वगैरह सारी चीजें वहां पर है, लेकिन इन लड़कों का क्या होगा? कहीं वो फिर से किसी अलग अलग जाकर छोटे मोटे T20 टूर्नामेंट्स ना खेलने लग जाए। एक बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का हो तो बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये 3 है, एंड मैं आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपने 3 प्लेयर्स के नाम लिए, डेफिनेटली श्याम ढक्कल एक लेग स्पिनर है, तो एक आने वाले टाइम पे एक और लेग स्पिनर टीम अगर तैयार करें तो बेहतर होगा। जी हाँ, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए बहुत बेहतर रहेगा, काफी वेरिएशंस खोल देते हैं। और वहीं पर प्रतीश जिसे आपने नाम लिया वो समझ में आता है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर है। यहाँ पर किशोर महातो आपने किस तरह से इंक्लूड किया है, लीड पेसर के तौर पर? बिल्कुल, या पुरानी बॉल्स? नहीं, लीड पेसर के तौर पे प्रतीश जीसी के साथ अगर बॉल को शेयर करेंगे आने वाले वक्त में। करण सोपाल का अब ज्यादा वक्त है नहीं, शायद ये आने वाले वक्त की तैयारी करिए, ये सोचकर हम ये कह रहे हैं। आप याद रखिएगा 3 साल 4 साल, और पेस बॉलर ये नहीं कि आप उठे और बन गए, वक्त लगता है। जरूर मेन जब आप नई बॉल लेते हैं उस बॉल को बनने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। आप एक कोई भी आम बॉलर बन सकते हैं, लेकिन जब नई बॉल आपके पास हो, शेयर करनी हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और लाइन और लेंथ के साथ जब आप खेले हुए हो डोमेस्टिक में, तब आप वो बॉलिंग करा सकते हैं। तो ये बॉलर्स हैं किशोर महातो, प्रतीश जीसी और श्याम ढक्कल को लंबे वक्त के लिए हाँ डेली क्रिकेट ज़रूर देखेगा। पर आपसे मेरा एक सवाल ज़रूर है कि किन बैट्समैनों को आपको लगता है देखकर कि थोड़ा सा उन्हें भी सेम एज बॉलर्स की तरह ही यहाँ पर इस इमर्जिंग कप का फ़ायदा उठाना चाहिए, ढेरों रन्स करने चाहिए और टीम में थोड़ा बने रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल यार, सिंपल सी है। मेरे 3 नाम पहले से ही कहीं ना कहीं मेरे जहन में थे, अर्जुन, देव और भीम। इन तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए इस मौके को, और उम्मीद मैं करूंगा कि ये तीनों के तीनों प्लेइंग 11 में जरूर रहें, कम से कम 3 में से 2 मैचेस में तो प्लेइंग 11 में रहे, तो ताकि इनको मौका मिले। जी हाँ, आप भीम के बारे में कह रहे हैं, तो भीम को क्या आप देखते हैं कि क्या वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जो नया आएगा उसमें उन्हें उतने मौके मिलेंगे, या इनमें से कोई लड़का शायद उन्हें टेक ओवर कर जाए? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों के पास एक मौका है, खास करके देव और भीम के पास। देव और भीम में अपने आप में ही एक कॉम्पिटिशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्पिटिशन है, लेकिन ये जगह खाली तब होगी, तब दोनों के लिए जगह बन जाएगी जब ज्ञानेंद्र मल्ला वहाँ स्क्वाड में नहीं होंगे।
लेकिन वही दिक्कत हो जाती है कि हम देखते हैं कि ज्ञान बल्ला अभी शायद नहीं है, लेकिन फिर वापस स्क्वाड में आ जाए। अगर वो परफॉर्मेंस के दम पर आए तो ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा लगातार, अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस के दम पर टीम पे टिका है तो वो सबसे पहले टीम में आना चाहिए। या तक कि कप्तान बाद में आए वो सबसे पहले आए, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी लगातार नहीं है, तो फिर सवाल यहाँ जरूर खड़े करते हैं। लेकिन भीम का वर्ल्ड कप क्वालिफायर जिस तरह का गया है, इसीलिए मैं कहूंगा कि उन्हें अभी और भी यहाँ पर पॉइंट प्रूव करना है। जी हाँ, जी हाँ। भीम ने घर में अपने होम ग्राउंड्स पे काफी बेहतर खेला, एक यूएसए के खिलाफ अच्छी इनिंग आई 70 रन की, उसके अलावा पूरा पीरियड ऑफ साइलेंस रहा, पूरा पीरियड ऑफ साइलेंस रहा। शॉट्स देखकर भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोस हुआ कि वन डाउन पर आकर इस तरह के शॉट डेफिनेटली, इसीलिए मैंने यहाँ पर भीम का नाम दिया है, क्योंकि भीम को भी अवे में कुछ बेहतर यहाँ करने की जरूरत है और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भीम को नहीं मिलने वाला। और देव डेफिनेटली फाइनली आपको मैचेस मिले, बस वही कहेंगे प्लेइंग लाइन, उम्मीद तो है कि वो जरूर खेलेंगे यहाँ पर। तो देव को तो पूरी तरह से इस मौके का फायदा उठाना है। तीनों मैचेस में अगर आपको मिलते हैं तीनों मैचेस, तो तीनों मैचेस में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। मिनिमम 2 मैचेस में अगर आप बेहतर करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। वहीं पर अर्जुन सौद डेफिनेटली प्रॉमिसिंग नजर आए थे, कुछ नीदरलैंड के खिलाफ भी जो खेल रहे थे प्रॉमिसिंग नजर, थोड़े बहुत प्रॉमिसिंग और नजर जरूर आए थे अगर हम देखें। लेकिन जो उनको शायद 2 मैचेस मिले थे अर्जुन सौद को, उसमें वो प्रॉमिसिंग जरूर नजर आए थे, लेकिन उसके अलावा उस प्रॉमिसिंग से एक अच्छे बेहतरीन इनिंग की तरफ बिल्डअप करने की बारी अब यहाँ पर आ गई है। तो ये 3 प्लेयर्स जो होंगे, मुझे लगता है कि इन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दारोमदार भी रहेगा, उन पे प्रेशर भी है, जरूर उन पे प्रेशर भी है, क्योंकि और खास करके देव पे और ज्यादा प्रेशर होगा और अर्जुन पे भी प्रेशर यहाँ पर जरूर है। प्रेशर इस चीज का आपको लगता होगा नहीं बिना प्रेशर के रिलैक्स होकर खेलेंगे, लेकिन उनसे पूछिए जाकर, जरूर उन्हें टीम में आना है। बिल्कुल, वो सिर्फ ये नहीं कि हम घर में बैठकर टीवी में ही टीम को देखते रहे, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल प्लेयर जब आप नेपाल की जर्सी पहनते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं जिंदगी भर डगआउट पे बैठे रह जाऊं या फिर मैं डोमेस्टिक या T20 टूर्नामेंट ही खेल दूं। मुझे मौका मिला, मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है और सीधे किसी ना किसी 2-3 को वहां से निकालना है, जरूर कैसे भी हो। ये कंपटीशन अच्छा है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये याद रखिएगा, ये अच्छी बात है। अगर आपके डगआउट में इतना कंपटीशन है कि सब लड़के फॉर्म में, रिदम में, आपको माथापच्ची है प्लेइंग इलेवन बनाने में, तो ये माथापच्ची हर किसी को होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बेहतरीन है। क्या कहेंगे आप? हर कप्तान यही चाहता है। जो भी हमने देखा था अबे स्टोक्स ने ऐसे शुरू होने से पहले भी कहा था कि प्लेइंग 11 को लेकर वगैरह, जो भी आप देखेंगे, जो चैंपियन टीम होती है, जिस भी आईसीसी ट्रॉफी को आप उठाकर देखिए, पीछे आप चले जाइए, उस टीम में आप हर टीम के प्लेयर को मैच विनर देखेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं, उनके प्लेयर्स इतने फॉर्म में होते हैं। जब वो 15-16 प्लेयर अपनी सेलेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको लगेगा बाद में जब वो टीम जीत जाती है, अरे यार इसके तो 15 के 15 प्लेयर ही चैंपियन थे, मैच विनर थे। आप खुद उठाकर देखिए, डेलीगेट की बात ये साबित हो जाएगी आपके सामने। बिल्कुल, तो यही है, ये एक अच्छी चीज़ है। कंपटीशन में टफनेस होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पूरी स्क्वाड एनालिसिस हमने आपके सामने रखी और स्क्वाड एनालिसिस में हमने वो बात अपनी वापस से दोहराई है कि प्लीज़ इन लड़कों, ये बेहतरीन लड़के हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, तो इनको सिर्फ इमर्जिंग कप के बाद ये वापस से बैठ जाएं, प्लीज ऐसा ना हो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को प्लीज ध्यान दीजिए। क्रिकेट बोर्ड से भी हम कहेंगे और कोच सर से भी कहेंगे, सर 5 महीने हो गए, जो 2-3 चीज़ें, 1-2 चीज़ें आपने बेहतर की हैं, वो डेफिनेटली हम वो चीज़ कह चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो हमने शुरू में अपने सबसे पहले वीडियो में कहा था जब सर आए थे कि डोमेस्टिक में हम देखना चाहेंगे सर कि किस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, किस तरह से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड कराया जा रहा है, खास करके टफ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ये नहीं कि वो एक ही पीएम का 15 दिन का हुआ उसके बाद आप 11 महीने तक भूल गए, वो नहीं, वो तो होते ही आ रहा है और आगे भी जाकर दिसंबर जनवरी। हमारी नजर लॉन्गर फॉर्मेट पे ही टिकी है, ज्यादा टिकी रहेगी कि 50 ओवर के टूर्नामेंट्स पे आखिर कैसे करके ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, 5 महीने हो गए, लेकिन इंतजार अभी भी वहीं का वहीं है, गाड़ी वहीं की वहीं है। जब भी बात हम करते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट को या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने की, फिलहाल इस स्क्वाड एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि ये स्क्वाड है, स्क्वाड बहुत ही बेहतरीन है। थम्स अप इन प्लेयर्स को और ऑल द बेस्ट इन सब प्लेयर्स को, खास करके ये जो 5 प्लेयर्स जिन्हें एक्स्ट्रा लिया गया है और वो भी प्लेयर्स जिन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 1-2 मौके मिले थे। अर्जुन है, किशोर है, उसके बाद प्रतीश है, इन लड़कों को जिन्हें 2-3 मौके मिले थे, उन पे ही पूरा नजर डेलीगेट की लगातार बनी रहेगी। ओमान और यूएई की जो स्क्वाड है वो जैसे ही आती है उसकी स्क्वाड एनालिसिस भी एक साथ आपके सामने लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप की अब जो कवरेज है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और लगातार कम्युनिटीज के थ्रू भी और वीडियोस के थ्रू भी अब पोस्ट और वीडियोस आते ही रहेंगे।